हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गोस थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम गोस थ्योरम की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं और उनके जो नेसेसरी डेरिवेशंस हैं उनको ड्राइव करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूं इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी टाइम पास नहीं मिलेगा। पूरे वीडियो में आपको सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिसकी तलाश में आप यहाँ पे आए हो। मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर YouTube पे आके कोई वीडियो देखता है तो उसके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि उसमें कोई वो प्रमोशन को देखे या आप किसी बुक की पब्लिसिटी कर रहे हो या बीच में कोई जोक कर रहे हो या वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए आप एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें कर रहे हो। ऐसा कुछ भी आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो में सिर्फ वही मिलेगा जो इस वीडियो का टाइटल है, मतलब गोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस पूरी वीडियो में हम गोस थ्योरम की सभी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उनके जो की पॉइंट्स हैं, उनके जो कंसेप्ट्स हैं और किस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चा कहां पे डिस्टर्ब हो जाता है, कहां पे उसको कंफ्यूजन होता है, वो सभी के सभी हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार गोस थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। और गोस थ्योरम को आपको पता है, गोस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि फ्लक्स जो होता है वो Q डिवाइडेड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पे जो Q है वो चार्ज है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का। कोई भी सरफेस हो कितना चार्ज क्लोज करके रखता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट अगर हम लें तो आपके पास क्या आ जाता है, फ्लक्स आ जाता है। हमें यह भी पता है कि फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप क्लोज सरफेस का कोई एलिमेंट ले लेंगे तो E डॉट ds से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और जो फ्लक्स है उसको EA कोस थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मुझे फिक्स एरिया का पता हो कि इसका जो मेजरमेंट है वो इतना है और उसमें एक उसके पास नॉर्मल हो, मतलब एक एरिया वेक्टर उसके पास, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर लेता हूं। ये फॉर्मूला जब बच्चे देखते हैं तो वो देखते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा उनको कंफ्यूजन होता है कि जो फ्लक्स होता है वो एरिया पे डिपेंडेंट है। बट इसको देखते हैं तो लगता है कि फ्लक्स जो है एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, बट रियलिटी में फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके पास डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं करता, कैसे करता, और वो वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोस थ्योरम और उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिंपली निकाल चुके हो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये होता है ना पॉइंट चार्ज का, आपको पहले से पता है। गोस थ्योरम से कैसे आएगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q, और आपको पता, मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इस प्रकार से जो लाइन ऑफ फोर्स है उनको हम रेडियली आउटवर्ड कर देते हैं। ये 3D के अंदर होती हैं। बोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर आप केवल 2D को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट एक्चुअली होती कैसे हैं, ये 3 डायमेंशन में होती है। मतलब ये इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं, अंदर की तरफ भी जा रही हैं, ओके। लेकिन बोर्ड पे हम 2D में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपको पता है गोस थ्योरम से जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है कि जो भी चार्ज है वो इनक्लोज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, क्योंकि गोस थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड पाथ पे ही एप्लीकेबल है। अगर पाथ ओपन होगा तो गोस थ्योरम इस पे काम नहीं करती है, ओके। तो इसका मतलब इस पाथ को क्या होना चाहिए, हमारा क्लोज होना चाहिए। और जो भी पाथ है क्लोज है, या जो सरफेस है इस चार्ज को क्लोज करके रखेगा, जो भी सरफेस इसको क्लोज करके रखेगा उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो क्या होता है गॉसियन सरफेस, ए सरफेस दैट इनक्लोज द चार्ज इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आप किसी भी शेप का कंसीडर कर सकते हो, आर्बिट्री कोई भी शेप आप कंसीडर कर लो, बट हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं या तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये दो प्रीफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली हमें नोन होता है। इसलिए मोस्ट आपके पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी में या तो आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हो या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हो। तो इसका हम बना लेते हैं एक इस प्रकार से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। R रेडियस का इस चार्ज को क्या करके रखता है, ये इनक्लोज करके रखता है। चार्ज को क्या करके रखता है, इनक्लोज, ओके। अब गोस थ्योरम जो है, गोस थ्योरम देखिए क्या है, इसको सॉल्व करने से पहले आप गोस थ्योरम को एक साइड में लिख के देख लो। E डॉट ds क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहां से आप क्या देखेंगे, ये जो सरफेस है
इसका हम एक छोटा सा एरिया, हमें क्या चाहिए, ds चाहिए ना, ds मतलब टोटल सरफेस का हम एक छोटा सा पार्ट चाहिए। तो मैं यहां से कंसिडर कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक ds आ गया है, एक सरफेस, ओके। और ये जो ds है इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा इस प्रकार से। आपको पता है एरिया जो वेक्टर होता है वो जो भी सरफेस होता है उस सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो ये भी रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस टाइप से है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके। अब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द क्लोज पाथ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दिए यहां से ई और ds है, अगर यहां से आप डॉट हटाओगे तो लिखा जाएगा ई ds कोस थीटा, क्या लिखा जाएगा डॉट। ये मैं इधर कर रहा हूं जो भी सब रफ काम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे ई ds कोस थीटा और उसका इंटीग्रेशन, ओके। अब थीटा देखो, थीटा क्या है, ई और ds के बीच का एंगल है, थीटा क्या है, ई और ds के बीच का एंगल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और थीटा 0 होने का मतलब है कोस 0 का मतलब है 1, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ds, ओके। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन ई ds दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, वेक्टर का साइन नहीं लगाते। ये डॉट प्रोडक्ट है ई का ds का, तो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रख लेना, वेक्टर का निशान लगाना है यहाँ पे। जैसे ही आप डॉट हटाते हो तो ये वेक्टर नहीं फिर स्केलर बन जाते हैं, ठीक है। और यहां से ई तो कांस्टेंट है, ई को तो हम बाहर लेंगे। ds का इंटीग्रेशन करोगे क्लोज पाथ पे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जैसे ये ds छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार से आप ऐड करोगे टोटल, तो ये सारे के सारे जो है ना इसका सरफेस एरिया बना देंगे। जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा तो फुटबॉल के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे हेक्सागोनल जो होते हैं टुकड़े लगा के और पूरा फुटबॉल बनाया जाता है। तो जो एक टुकड़ा है फुटबॉल में कंसिडर कर लो कि जो एक टुकड़ा था उसको हमने ds कंसिडर किया हुआ है, और वो सारे के सारे ds जब आप उसके ऊपर लगाते हो तो पूरे फुटबॉल का क्या बना लेता है, वो सरफेस एरिया बना लेता है। और फुटबॉल जो है वो एक स्फीयर है, ओके। तो आप देखोगे उन सभी ds को अगर मैं ऐड करता हूं क्लोज पाथ पे तो मुझे स्फीयर का सरफेस एरिया मिलता है जो हो जाएगा 4πr², क्योंकि इस मेरे स्फीयर के जो रेडियस थे वो यहाँ पे r थी, 4πr² दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे इसको जब हम सोल्व करते हैं E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r², और E को आप लिख सकते हो, इसको K से रिप्रेजेंट कर दो, KQ डिवाइड बाई r²। तो गॉस थ्योरम को यूज करते हुए इस प्रकार से एक सिंगल चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, जिसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इस प्रकार से कि इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज ए इनफाइनाइट वायर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म चार्ज है, हम इस प्रकार से इसका यूनिफॉर्म चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ओके। और आपको पता लग गया है कि जब भी आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो ये जो चार्ज है ये किसी क्लोज सरफेस में होना चाहिए, तो ओपन है, हर डायरेक्शन में है ना, ओपन है ना ये, तो इसको क्लोज करना है। तो लाइन को जो क्लोज है, लाइन को क्लोज कर सकते हो आप किससे, इस प्रकार से सिलेंडर से लाइन को क्लोज किया जा सकता है। तो हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो गॉसियन सरफेस कर लिया हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ओके। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस करते हैं तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के पास 3 सरफेस एरिया हैं, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 एंड एरिया नंबर 3, 3 एरिया है। इसका मतलब आपके पास इन टोटल 3 फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है। 3 फ्लक्स आपके पास जो निकलने वाले हैं, इन तीनों को ऐड करोगे तो वो नेट फ्लक्स आएगा, वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, E डॉट ds और द क्लोज पाथ इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स है,
कैसा फ्लक्स है? नेट फ्लक्स भी बोल सकते हो, टोटल फ्लक्स भी आप बोल सकते हो। टोटल का मतलब जो भी आपके पास सरफेस है उस पूरे सरफेस का फ्लक्स है। तो इस पूरे सरफेस का जो फ्लक्स 3 पार्ट में निकल के आता है, एक इसका, एक इसका और एक इसका, इन तीनों का निकलेगा तो नेट फ्लक्स निकलेगा, वो E डॉट ds के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहां पे पता होनी जरूरी है। और वो देखो आप कैसे पता करोगे, इस प्रकार से ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये चार्ज है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हम पहले सोल्व कर चुके हैं विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, और एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। यहां तो मैं गॉस थ्योरम यूज करके कर रहा हूं, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम है, उसका एक वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है और ऊपर आई बटन दबा के उस वीडियो को आप इजीली यहां से देख भी सकते हो। क्या कैसे था उसमें हमने डिटेल से बताया भी है आपको कि जैसे मान लीजिए आपको यहां निकालना है तो ये डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इससे सपोज करो किसी x डिस्टेंस पे मैं ये चार्ज कंसिडर करता हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर इस डायरेक्शन में। उतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं यहां ये लेता हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर इस डायरेक्शन में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड होने वाली है। तो यहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पे इस डायरेक्शन में होने वाला है। आप ये मत सोचना कि पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करेगा, ये इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर ऐसे नहीं करने वाला। ये इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला उसको आप ध्यान से देख ले, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, ये वाला चार्ज इधर भेजेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इधर आने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर भी सेंड करता है, इधर भी करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, तो हम इसको क्यों नहीं ले रहे। उसको नहीं लेने का मतलब आपको वहां पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं इन सभी का, तो सभी का जो रिजल्टेंट आता है वो रेडियली आउटवर्ड ही आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया है जिसकी जो रेडियस है उसकी यहां से लेकर यहां तक वो r रेडियस है, क्योंकि मुझे यहां इसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना था, इसी पॉइंट पे निकालना था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये r हमारे पास हो गया है, r डिस्टेंस हो गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम को लेके ही क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, E डॉट ds आपके पास होगा क्लोज पाथ में, वो होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds क्लोज पाथ में किसके बराबर होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। अब देखिए E डॉट ds जो है, यहां पे जो E डॉट ds है पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, ये 3 सरफेस का है, इस सरफेस का, इस सरफेस का और इस सरफेस का। तो मुझे E डॉट ds इन तीनों का निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी और इसका भी। इसका अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, इसको मैं NDS1 बोल दूं, क्या बोल दूं, NDS1 बोल दें। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, उसको बोल देंगे NDS2, क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा जो भी सरफेस होता है उस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होता है। यहां से निकालोगे इधर से तो ये हो जाएगा NDS3, ये तीसरा सरफेस है। ठीक है, तीनों के एरिया वेक्टर हमने ऐसे ले लिए हैं। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आने वाला है, इस फ्लक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, E डॉट ds1 और द क्लोज पाथ प्लस E डॉट ds2 और द क्लोज पाथ प्लस E डॉट ds3, ये भी क्लोज पाथ पे हमने ले लिया। ओके, इसका रिजल्ट निकाल लो आप, नेट क्या बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू E डॉट ds1, पहले वाला सरफेस जैसे ये है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से गया है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे cos 90 करोगे तो 0, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0। सिमिलरली ds2 का भी जो नॉर्मल है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना हो जाएगा +0। प्लस इस सरफेस पे जाओगे तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इस सरफेस का वो और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 0 है, एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा E तो एज इट इज रख लेंगे, और ds को अगर मैं क्लोज करूंगा ds3 को तो वो क्या हो जाएगा, ये जो क्राउड पार्ट है ये वाला, जो ये मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो रेड कलर से हमने कर दिया, ये जो क्राउड पार्ट है, इस क्राउड पार्ट का एरिया ये हमें देने वाला है। इस क्राउड पार्ट का अगर इसकी लेंथ मैं L कंसिडर कर लूं तो क्राउड पाथ का एरिया हमें मिल जाएगा 2πRL। कितना मिल जाएगा, 2πRL। ओके, अब देखते हैं
अब E डॉट ds हमारे पास कितना आ गया, E इंटू 2πRL, कितना आया, E इंटू 2πRL एंड दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप क्या देखोगे, E इज इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट RL, E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट RL। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो आ गई है हमारे पास एक लाइन चार्ज के कारण। अब यहां से ध्यान दें, अगर यहां से इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव होने का मतलब ये कि चार्ज पॉजिटिव है, तो E जो होने वाला है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, है कि नहीं, आउटवर्ड होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव का चार्ज आउटवर्ड होता है। और अगर लैम्डा का है नेगेटिव है तो E होगा रेडियली इनवर्ड। लैम्डा की पॉजिटिव और नेगेटिव होने का जो फर्क है वो यही आएगा कि एक बार रेडियली आउटवर्ड है और एक बार रेडियली इनवर्ड है। एक बार हम वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास हो गया किसके कारण, एक सिलेंडर के कारण। न्यूमेरिकल्स अगर आपको सोल्व करने हैं, और अगर नहीं न्यूमेरिकल सोल्व करने ही हैं, और न्यूमेरिकल सोल्व करने से बच्चों को डर लगता है, डर लगने का रीजन यही होता है कि पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहला ये कि आपके पास जो कंसेप्ट है किसी भी क्वेश्चन का आपको वो क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ या तो उसका रट्टा मार रखा है, उसको समझा नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको डायरेक्ट ये जो कोई भी डेरिवेशन होता है उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपको याद नहीं है। अगर रिजल्ट आपको याद है, डेरिवेशन आपने क्या, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो 101% ऐसे करके आप जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। ओके, नॉर्मली जो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स होते हैं या आपके जो नीट में जेई मेन में आते हैं, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं आते। जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो वहां पे बिल्कुल आपके पास एनालिटिकल पावर वगैरह, जो आपकी थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको सोचने के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफी एडवांस लेवल में होते हैं। बट अगर जनरली इसको आप थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करके कर लेते हैं तो जो नीट के न्यूमेरिकल्स हैं और बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप इजीली कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए एप्लीकेशन में हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम एक सेल के कारण। 3 क्या निकालना है, E निकालना है ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, और सेल है वो होलो है। सेल को कैसा लिया हमने, होलो स्फेरिकल सेल है, उसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। होलो स्फेरिकल सेल का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो होलो स्फेरिकल सेल का अच्छा एग्जांपल आपके पास वॉलीबॉल, फुटबॉल, अंदर से होलो है वो, दैट इज होलो स्फेरिकल सेल। तो इस प्रकार से हमने एक होलो स्फेरिकल सेल जो है वो कंसीडर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये उसका क्या है, सेंटर है, और इसका जो चार्ज है वो क्या है, Q चार्ज इसके ऊपर है। देखिए इसके 3 केस बन सकते हैं। पहला केस है हम यहां निकाल सकते हैं, आउटसाइड द सेल निकाल सकते हैं, एट द सरफेस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं, और तीसरा इनसाइड द सेल। 3 केस बनते हैं, 1, 2 और 3, तीनों को बारी बारी करने वाले हैं। सबसे पहला जो केस है हम वो करेंगे आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल जैसे आपके पास ये पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको गॉस थ्योरम लगानी होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर और उसके कारण फ्लक्स आपको निकालना होता है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहां से अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं तो ये स्फीयर है, स्फीयर को इनक्लोज एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही कर सकता है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया जिसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, R, और ये जो आपके पास मेन स्फीयर था उसकी रेडियस है कैपिटल R। ओके, तो यहां से देखो हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो रेडियस है ये इस वाली रेडियस से बड़ी है, ये वाली रेडियस इस रेडियस से क्या है, बड़ी है। तो यहां देखो क्या होगा, हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R ग्रेटर देन R। एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं जिसकी जो रेडियस है वो स्फीयर की रेडियस से
ज्यादा है। ओके, और यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सपोज करो मैं यही कंसिडर कर लेता हूं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसका सरफेस एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं ds, और उस ds का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होने वाला है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ओके, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव होगा तो अंदर पॉजिटिव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होने वाला है वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे ds। तो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एक बात आप ध्यान देंगे, जहां पे जो कंसीडरेशन के पॉइंट्स लिखने के होते हैं कि लेट्स कंसीडर सरफेस एलिमेंट ds रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, वो यहां पे लिखना होता है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, E डॉट ds ओवर जो क्लोज पाथ होने वाला है वो होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, E और ds है, E और जो ds है दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है इनकी, 0 है। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे ये हटाएंगे तो E ds cos 0 मतलब E ds 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं E क्लोज पाथ में ds का इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहां से जब आप देखोगे ds को करोगे तो आपको पता है ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो ds अगर क्लोज पाथ में इंटीग्रेट होगा तो स्फीयर का एरिया देगा, तो ये आपके पास मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ये आपके पास मिल जाएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देखते हो कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस आर स्क्वायर। ओके, ये तो था आउटसाइड द सेल था। 2 नंबर अगर इसका केस हम देखते हैं, एट द सरफेस ऑफ सेल, तो एट द सरफेस हम देखेंगे, ये जो 2 नंबर वाला पॉइंट था, तो इसके लिए आप गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करोगे, इसके लिए जो अलग से डायग्राम आने वाला ना, तो मैं इसी में कर देता हूं, ये आपका हट जाएगा। 2 नंबर के लिए आपको अलग से डायग्राम बनाना है, तो उसमें क्या होगा, यहां पे करेगा तो गॉसियन सरफेस की रेडियस और ये दोनों की दोनों बराबर होने वाली है। उस केस में आर किसके बराबर हो जाएगा, आर। उसके लिए जो ds है वो ds भी की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी nds की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो बराबर हो जाएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मतलब इतना ही केस आने वाला है, इस स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उस केस में आपके पास जो E की वैल्यू है वो हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और थर्ड जो केस आता है, केस नंबर 3, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कैसे होगा, तो देखिए सेल के अंदर कैसे निकालेंगे, तो सेल के अंदर बनने में तीसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, तो तीसरा डायग्राम बनाएंगे तो मैं इसी में बना देता हूं। सेल के अंदर जैसे कोई ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये गॉसियन सरफेस आएगा। अब देखो ये होलोज है, अंदर से क्या है, ये होलो है, और चार्ज जो होता है ऑलवेज सरफेस पे रिसाइड करता है। तो यहां ये जो इंटीरियर है इस रेड लाइन के अंदर, जो भी ये वाला जो इंटीरियर है होलो सेल के अंदर वाला, ये यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब मैं यहां से अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करूं इसमें, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds और द क्लोज पाथ इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और Q मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि ये जो क्लोज पाथ है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब टोटल क्या होगा 0, और इसका मतलब E की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब होलो सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा 0। ओके, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पॉइंट हमारे पास आए हैं, 3 पॉइंट आए मतलब एक इंटीरियर का आया है, एक सरफेस का आया है, एक सरफेस से बाहर का आया है। तो इसको अगर आप इस प्रकार से ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और इधर लिख देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखते हो जब सेंटर पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और सेंटर पे से जब तक हम बाहर की तरफ जाते हैं, जब तक सरफेस पे नहीं पहुंच जाते तो अंदर ही होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पॉइंट है R जब तक लेस देन R रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही सरफेस के ऊपर आता है, इस पॉइंट के ऊपर R इज इक्वल टू R होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है वो हो जाता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
ओके। उसके बाद जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, यहां से बाहर की तरफ जाते हैं, तो फिर हमारी जो डिस्टेंस है उससे इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और आप यहां भी देख सकते हो कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो उसके बाद ये हो जाएगा ऐसे। तो ये वाला जो फील्ड है ये है आउटसाइड का, ये है एट सरफेस का, और ये है इधर इनसाइड। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, एप्लीकेशन नंबर 3। इसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहां पे गलत मिटा दिया, आप देख लेना इसको। थर्ड वाले में जो है ना, वो स्फेरिकल जो सेल है होलो होने की बजाय वो सॉलिड होने वाली है, सॉलिड होने वाली है, सॉलिड स्फेरिकल सेल। सेल भी नहीं होगा, सॉलिड स्फीयर बोलेंगे हम ना। ये तो होलो था, इस बार हम क्या किसके कारण करने वाले हैं, सॉलिड के कारण करने वाले। तो मैं ये आपको इसी में बता देता हूं उसको। तो सॉलिड के कारण करने वाले हैं, तो उसमें आउटसाइड जो फील्ड होगा उसमें कोई चीज नहीं आने वाला, आउटसाइड फील्ड सेम यही होगा जो इसका हमने ऐसे निकाला था। सरफेस पे जो निकालेंगे तो सरफेस वाला भी यही होने वाला है जो हमने इसमें निकाला था। अब ध्यान आपको देना है, जब अंदर आपको निकालना है, जैसे ये वाला जो पॉइंट था यहां निकालना है, तो यहां निकालना है तो दो केस आते हैं यहां पे। पहला, अगर ये कंडक्टिंग है, अगर ये कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग है तो चार्ज कंडक्ट होके किधर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर चार्ज यहां सेंटर में यहां से लेके यहां तक चार्ज लगातार डिस्ट्रीब्यूट है। और चार्ज अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस केस में 3 नंबर जो इनसाइड वाला जो केस है उसमें हम गॉस थ्योरम को लिखेंगे, तो वो लिखा जाएगा E डॉट ds ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू Q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे Q डैश की वैल्यू निकालनी है। Q डैश का मतलब ये है, क्योंकि चार्ज आपको अब सिर्फ इतने एरिया का लेना है, यहां जो इतना जो सरफेस एरिया है इसके अंदर इतनी जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस बार चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं एरिया नहीं बोलूंगा, इसको वॉल्यूम बोलूंगा। इतने वॉल्यूम का चार्ज लेना है, बाहर वाली से मतलब मुझे नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, 2 वे हैं। आपको पता है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है वो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होती है, तो जो चार्ज होगा वो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो E डॉट ds होगा वो आपके पास हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और E ds हो जाएगा 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है ना, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये आपके पास आता है E इज इक्वल टू डेंसिटी की, तो डेंसिटी रहने देते हैं, वॉल्यूम को लिख देते हैं 4 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या हो गया एप्सिलॉन। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये कैंसिल। तो E की वैल्यू आपके पास आई रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन, रो r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। इसका मतलब अगर ये सॉलिड है, चार्ज जो कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो इसका रीजन है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, इसके कारण वो होगा रो r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। इसका मतलब इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो फिर ये r लेस देन r तक 0 नहीं है, वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉलिड के कारण। तीसरी एप्लीकेशन बचती है इसकी, एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट के कारण हमें निकालना है। तो प्लेन शीट का जो केस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई चार्ज की इनफाइनाइट शीट है और उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस प्रकार से ऐसे करके हम एक इनफाइनाइट शीट कंसीडर कर लेते हैं, ओके। और उसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, तो इस प्रकार से मैं इसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर लेता हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा है, ओके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना इसको, ये ऐसी कोई शीट मान सकते हो, शीट लग रही है आपको, ठीक है, ये शीट है, ये इस प्रकार से यहाँ पे चार्ज है और ये इधर से चार्ज है। इसका अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हो तो इस सरफेस पे जितना भी चार्ज है उसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। इधर आप निकालोगे तो इस सरफेस पे उसके कारण इधर आने वाला है।
अब क्योंकि गॉस थ्योरम में जो हम गॉसियन सरफेस मानते हैं वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब वो हर डायरेक्शन में एक जैसा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मानता हूं, इसे सपोज करो, इसे 5 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट मान लिया मैंने, तो इससे 5 सेंटीमीटर पे इधर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, गॉसियन सरफेस मान लूंगा जो दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। ओके, तो उससे हमारे पास प्रॉब्लम सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इससे यहाँ पे किसी एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट मानते हैं, तो जितने डिस्टेंस पे शीट से इधर है उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर मान लेते हैं, और इनके लिए हम इस प्रकार से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम इस प्रकार से इनका कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे हमारे पास हो जाएगा। ओके, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया, तो ऑब्वियसली 3 सरफेस हो गया आपके पास। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, तीनों का फ्लक्स निकालना है, वो ऐड करेंगे, ई डॉट ds आ जाएगा, वो q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। स्टेप तो सभी क्वेश्चंस के एक जैसे ही होते हैं गॉस थ्योरम के, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट अलग होता है। अब देखिए ये सीट इस प्रकार से है, तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होने वाला है, इधर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है। ओके, ठीक है। ये जो सरफेस, इसका सरफेस होगा एनडीएस, इसका होगा एनडीएस, दोनों को मैं एनडीएस ही मान लेता हूं क्योंकि सिलेंडर है, सिमेट्रिक है, दोनों साइड में बराबर है, तो जितना इधर सरफेस एरिया आएगा उतना क्या, उतना सरफेस एरिया इधर है, तो दोनों के दोनों सरफेस एरिया ये बराबर हैं। और ये वाला है इसका ये मान लेता हूं मैं इधर एनडीएस 3। ओके, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपके पास, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds आपके पास जो आएगा क्लोज पाथ में, E डॉट ds क्लोज पाथ में जो आएगा वो आपके पास आएगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे E डॉट ds 3 सरफेस का है, इसका, इसका और इसका, लिख देते हैं तीनों का, तो ये आपके पास हो जाएगा E ds 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसे हैं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एनडीएस इधर है, थीटा 0, इसका भी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका भी थीटा 0 है, मतलब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों का फ्लक्स क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 EDS। ओके, प्लस ये जो तीसरा सरफेस है, ये वाला कर्व्ड पार्ट वाला, इसका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, देखो ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एंगल बनेगा 90 डिग्री, डॉट हटाओगे कोस आएगा, कोस 90 0 आएगा, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा 0। तो इसको हम लिखने की जरूरत है नहीं, दैट इज इक्वल टू होगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और 2 EDS। वैसे तो ds का जैसे पीछे आप 2 पाई r लिखते आ रहे थे या आप 4 पाई r स्क्वायर लिख रहे थे, ये सीट मेरे पास इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे ds एग्जैक्टली क्या आने वाला है वो मैं नहीं बता सकता, इसलिए जो ds है उसको मैं सिंपली s से रिप्रेजेंट कर देता हूं, s फॉर सरफेस एरिया, और ये आपके पास हो जाएगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी q डिवाइडेड बाई 2s एप्सिलॉन नॉट, और q बाई s होता है सिग्मा, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो आया है वो किसी भी एक साइड का आया है, आइदर दिस साइड ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिस साइड ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस सीट को मैं थिन ले लूं, ये सीट बहुत ज्यादा थिन हो, 4 थिन सीट्स, 4 थिन सीट, ये सीट बहुत ही थिन हो, जैसे आपकी पेपर होता है, आपका जो पेपर होता है, पेपर की जितनी विड्थ होती है उतना थिन हो या उससे भी ज्यादा थिन अगर आप कोई ले लें, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों साइड का, जैसे इधर वाला फील्ड है वो भी इधर डायरेक्टेड हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव था, और ये वाला है वो भी इधर डायरेक्टेड हो जाएगा, इधर देखोगे तो इस साइड वाला फील्ड भी इधर डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी इधर डायरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो इस साइड का और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस साइड का, दोनों का मिलके वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ और हाफ फुल, ठीक है ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी, जो मेन एप्लीकेशंस हैं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इन्हीं में से एग्जाम के पॉइंट 2 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम में 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में, और कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम उनसे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको सोल्व करना हो, तो ये जो इनके फाइनल फॉर्मूले हैं, जिस इसका हमारे पास क्या आया, अगर थिन है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, थिक है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, पीछे हमारे पास अगर लाइन थी तो लेमडा डिवाइड बाई 2
2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ रहा था, तो वो सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए।